वेलकम टू स्टैनफोर्ड से बड़ी बहुत बहुत स्वागत आपका उस प्लेटफॉर्म पे, उस क्लास में, उस चैनल पे जहां हर कोई बोलेगा अंग्रेजी में, क्योंकि सिखाने आया हूं मैं आपके पास बड़े ही फैंटास्टिक तरीके से, खेलते खिलाते, गाने गवाते और कहानी सुनाते हुए सिखाता हूं कि नहीं, क्योंकि स्टैनफोर्ड बोले तो इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग बोले तो Stanford is because everyone is going to speak in English because we are Stanford is means you know well now because we are learning a lot of things for last many days हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। आज का लेसन जो है स्पेशल लेसन है, जो पिछला ये जो आपका सिलेबस है आपको पता होना चाहिए कि यूएस कैलिफोर्निया में एक्सपर्ट्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले एक सिलेबस आया था जो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, फिर उसको रिफ़ाइन किया गया, नया सिलेबस डेवलप किया गया, उस नए सिलेबस को फिर से रिफ़ाइन किया गया और रिफ़ाइन करने के बाद उसमें एक लेसन डाला गया, स्पेशल लेसन। उस स्पेशल लेसन में एक कहानी डाली गई ग्रास कटर की। उस स्पेशल लेसन में कहानी डाली गई ग्रास कटर की। ओके, अब उस स्पेशल लेसन के बाद फिर से एक सिलेबस को और रिफाइन किया गया। सिलेबस को और रिफाइन क्यों किया जाता है, इसको और डेवलप कैसे किया जाता है? डेवलप किया जाता है बच्चों से फीडबैक लेके, बच्चों की डेवलपमेंट को एनालाइज करके कि कितने सारे इस सिलेबस से अभी तकरीबन 50,000 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। हम भी एक पार्ट हैं CFR बेंचमार्क के और हम भी सिलेबस को यूज़ कर रहे हैं। तो अब समझने वाली बात है कि अभी जो करंट सिलेबस है, करंट जो अभी चल रहा है सिलेबस, अभी जो करंट का जो अभी फाइनल एडिशन आया है, इसमें जो है ये स्पेशल लेसन में है क्या, उसमें स्पेशल लेसन नाम हटा दिया गया है। वो जो स्टोरी थी ग्रास कटर की उसको डाल दिया गया है असेसिंग फॉर लर्निंग। एक लेसन बनाया गया, लेसन नंबर 36, और 36 लेसन नंबर दे करके असेसिंग फॉर लर्निंग नाम से एक लेसन बनाया गया, जिसमें इंपॉर्टेंस बताया गया है कि असेसमेंट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और उसमें वो ग्रास कटर वाली स्टोरी डाल दी गई। अब दूसरी बात बताता हूँ, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट डाला गया है, नया लेसन डाला गया है। उस लेसन का नाम है इंट्रोड्यूसिंग रीड थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक वेबसाइट, एक ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि आपकी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, पहले खान एकेडमी को इंट्रोड्यूस कराया जाता था सबसे पहले, तो खान एकेडमी हो गया, कोर्स एरा हो गया, एडेक्स हो गया, ऐसे मल्टीपल मूक वेबसाइट्स जो हैं हमारे इंटरमीडिएट लेवल के पार्ट हैं। लेकिन दिस टाइम फर्स्ट टाइम जब देखा गया कि हाँ ऑनलाइन वेबसाइट मूक से इतना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो इंटरमीडिएट लेवल में इतनी सारे वेबसाइट्स हैं, इतनी सारा मूक का एक्टिविटी है, प्रेजेंटेशंस हैं, तो एक वेबसाइट, एक ऑर्गेनाइजेशन के इस प्रोजेक्ट को रीड थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन को डाला गया है बेसिक लेवल में। ठीक है, बेसिक लेवल में डाला गया है और इसको लेसन नंबर 19 दिया गया है नए सिलेबस में। तो हम लोग काफ़ी लंबा आ चुके थे, बहुत सारे लेसन्स कर चुके थे, तो मैंने सोचा चलो इन दोनों लेसन को कंबाइन करके, क्योंकि दोनों ही ज़्यादा टाइम का नहीं है। ये लेसन बेसिकली लाइव क्लास का पार्ट है, जो मैं आपको लाइव क्लास में, अगर जूम पे हैं तो जूम पे बताऊँगा, स्क्रीन शेयर करके सिखाऊँगा सारा कुछ बेसिकली। दूसरी चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं, अच्छे से आप भी बता दूँगा, सिखा दूँगा। ऑफलाइन बच्चे हैं, ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं, तो उनको फैसिलिटेटर आपके या मैं टीचर, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। तो अब करना क्या है यहाँ पे, पहली चीज़ हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं इस स्पेशल क्लास में, पहली चीज़ हम लोग सीखेंगे जो रिकैप है लास्ट लेसन का, होमोफोन्स एंड अपोजिट्स का रिकैप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे का राउंड्स करेंगे, फिर एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग के एक्सपीरियंस पे बात करेंगे कि रीडिंग क्या आपने कभी किया है ज़िंदगी में, नहीं किया है, किया है तो क्या किया है, क्या फ़ायदे हुए हैं, उस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे रीड थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन की, इसका एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रास कटर की स्टोरी, जो बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी है, बहुत ही मतलब सस्पेंस वाला स्टोरी है। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया जब मैंने पहली बार पढ़ा। आप बताना आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। फिर हम बात करेंगे बुक्स एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज बी की हम लोग डील करेंगे और ये एक्सरसाइज भी हम लोग अच्छे से डील करने वाले हैं इसमें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट एंड एक्शन प्लान। ये एक वीडियो मैं शेयर करूँगा इस लेसन के साथ, आप देखिएगा उस गाइड भाई साहब ने क्या बोला है और असेसमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ असेसमेंट के साथ एक एक्शन प्लान भी होना चाहिए, और एक्शन प्लान क्या होता है ये भी बातें अभी होंगी थोड़ी देर में। फिर बात करेंगे स्टोरी ऑफ मोजो विट कैटी। मोजो भाई साहब फिर से आए हैं, मोजो पहले भी आए थे, मोजो इस बार भी आए,
एक न्यू लर्निंग के साथ आए हैं मोजो भाई साहब, और केटी भी गाइड करेंगी। फिर बात करेंगे फीडबैक की, और नेक्स्ट लेसन बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट लेसन क्या है? नेक्स्ट लेसन का बहुत पहले नाम हुआ करता था प्री इवैल्यूएशन, फिर इसका नाम बदल के किया गया असेसिंग फॉर लर्निंग, और अब करंट सिलेबस में आपका 2 लेसन बन जाता है। एक का नाम है ऑनलाइन असेसिंग और दूसरे का नाम है ऑफलाइन असेसिंग। तो ये सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं, और जूम पे भी करेंगे धूम, क्योंकि वहाँ पे होगा ऑडियो वीडियोस, 2 वीडियो है, प्रेजेंटेशंस करेंगे, ग्रुप डिस्कशंस करेंगे, रैपिड फायर राउंड्स करेंगे, बुक्स के एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपके पास जूम का लिंक नहीं है तो अभी के अभी आप कमेंट सेक्शन में नहीं, आप व्हाट्सअप करें 888 222 8755 888 पे व्हाट्सअप करें अपना पूरा नाम, और अभी कभी पाएं जूम का लिंक, क्योंकि जूम पे इतनी सारी एक्टिविटीज रोज होती है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पिछली क्लास के रिकैप की तरफ, होमोफोन एंड अपोजिट्स की तरफ। सो पीपल, नाउ लेट्स रिकैप आवर लास्ट लर्निंग की पिछली क्लास में हमने क्या सीखा। पिछली क्लास में हम 2 फैंटास्टिक टर्म सीखे, 2 फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट सीखा हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी लर्न अबाउट होमोफोन्स, अ पेयर ऑफ वर्ड। यहाँ पे भी पेयर ऑफ वर्ड्स की बात करें, यहाँ भी पेयर ऑफ वर्ड्स की बात की, दोनों ही जगह पे जोड़ों की बात हुई है, 2 वर्ड्स के जोड़ों की बात हुई है। तो इसमें क्या हुआ था कि होमोफोन्स में हमने सीखा कि कैसे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स पर मीनिंग अलग हो जाएगा सिचुएशन पे और स्पेलिंग पे। ठीक है, स्पेलिंग पे से ज़्यादा सिचुएशन मैटर करेगा, ये भी हमने जाना लास्ट क्लास में। जैसे सन, एक सन से बेटा हो जाएगा, एक सन से सूरज हो जाएगा। आई, एक आई से मैं हो जाऊंगा और एक आई से आँख हो जाएगा। तो देखा, सुनने में एक लग रहा है लेकिन अलग अलग है। डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, और 80% टाइम ये डिपेंड करेगा आपके स्पेलिंग्स पे भी। ओके, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने सीखा कल की क्लास में, कॉन्सेप्ट सीखा, वो था अपोजिट्स का। जो अपोजिट्स जो है बहुत ही फैंटास्टिक लर्निंग है, क्योंकि अपोजिट के बिना आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग है ये ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है, खूबसूरत नहीं हो सकता है, इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं बिना अपोजिट्स को सीखे हुए। तो हमने सीखा अप एंड डाउन, ओके, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, हाई एंड लो, वाइट एंड ब्लैक। तो ऐसे ही सिमिलर वर्ड्स जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, उल्टे हैं, वैसे वर्ड्स का कॉन्सेप्ट हमने सीखा, और एक वीडियो भी देखा था, बड़ा ही फैंटास्टिक सा वीडियो था। और हमने फिंगर एक्टिविटी करी थी, पेयर एक्टिविटी करी थी, और बुक्स के सारे एक्सरसाइजेस भी किए थे। अगर अभी भी आपको उन एक्सरसाइजेस में से कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल हेल्प यू, बिकॉज यू नीड टू मेक सेंटेंस बाय each of the words, which is very important for your practice. So let's move to the point of question of the day. So people, now it's time for question of the day. So अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे का, जो बड़ा ही फैंटास्टिक क्वेश्चन ऑफ द डे था पिछली बार। तो बताइए क्या था हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे पिछली बार, क्या था जानी? तो देखते हैं पिछला क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था। आर यू स्लेव ऑफ योर माइंड? क्या आप अपने दिमाग के गुलाम हैं? गुलाम वो पुराने काल में होते थे ना, गुलाम लोग, गरीब लोगों को खरीदते बेचते थे, नौकर बना के अपने पास रखते थे। तो वैसे दास, गुलाम कह लो, दास कह लो, क्या आप अपने दिमाग के गुलाम और दास हैं? अगर आपने जवाब दिया है लाइव क्लास में, पिछले क्लास, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ मेरी क्या राय है। नो, आई एम नॉट स्लेव ऑफ माई माइंड, बिकॉज whatever I want to do, I do it. It doesn't matter whatever is saying my mind. मेरा दिमाग कुछ भी कहे, मुझे जो करना है सो करना है, मुझे कंप्लीट ही करना है। भले ही मेरा लेसन रात के 3 बजे कंप्लीट हो, I will sleep after completing my teaching video. भले ही आपका क्लास आधे घंटे का है, 5 घंटे का है, 1 घंटे का है, बट इफ़ यू आर नॉट कंप्लीटिंग द टास्क विद इन 1 आवर, तो हम उसको 15 मिनट और भी देते हैं। उस समय ऐसा नहीं कि मेरा माइंड नहीं कहता कि यार 1 घंटा तो हो गया, ख़त्म करो क्लास। बट आई नेवर डू दिस थिंग
कि 60 मिनट्स के बाद क्लास बंद कर दूं। और ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरा शेड्यूल कितना भी बिजी हो मैं लेसन्स ना डालूं, मैं लेसन डालता ही हूं। आजकल हमारे लेसन्स जो डल रहे हैं शाम के 6 से 7 के बीच में डल रहे हैं, आपको पता ही है, आते ही हैं लेसन्स। तो देखा ना आपने। दूसरी चीज़, मुझे अगर कोई काम करना है, कोई वर्क करना है और सुबह के 6 बजे हो, सुबह के 5 बजे हो, जब वर्कर्स आते थे काम करने के लिए मेरे घर पे, तो कॉल आता था, मैं 5 बजे उठ के खड़ा होता था वहाँ पे। मेरा दिमाग कहता था यार सो जा, क्या 5 बजे उठ के जाएगा, बट आई यूज्ड टू से नो, इट्स माई ड्यूटी टू डू एंड आई विल गो फॉर दिस। तो मैं जाता था, मैं काम को करता था एनी हाउ। सो आई डोंट फील दैट आई एम स्लेव ऑफ माई माइंड, आई एम मेकिंग कंट्रोल ऑन माई माइंड। दिमाग पे पूरा कंट्रोल तो नहीं है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत हद तक आई हैव कमांडेड माई माइंड बाई माई सेल्फ। तो चलिए जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है बड़ा फैंटास्टिक टॉपिक, इतना फैंटास्टिक है लड़कियां बड़ी खुश हो जाएंगी कि क्या बात है, ऐसा टॉपिक भी हो सकता है क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो जानिए क्या है टॉपिक, पहले आप गेस कीजिए क्या है टॉपिक। चलिए बोर्ड पर नहीं देखना है, गेस करना है आपको टॉपिक को। सबसे पहले मैंने ढक दिया अपने आप से। तो बताइए आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो लड़कियां ज़रूर करती हैं, चाहे शादी हो, इवेंट हो, फेस्टिवल हो, अभी तो त्योहारों का समय चल रहा है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है, मैम कह रही मेकअप, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में, कोई भी खुशी का मौका हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे कोई इवेंट हो, चाहे शादी हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, आप वो काम ज़रूर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और चाहे आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां बिल्कुल ही करती हैं। 10 सेकेंड है आपके पास, अभी कभी जाइए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सोचा, जवाब दिया। मैम बताएंगी क्या होता है, क्या करती हैं लड़कियाँ? तैयार होती है। देखिए तैयार तो इंसान हमेशा होता है, मार्केट भी जाना होता है तब भी तैयार होता है, अच्छे से, बुरे से भी तैयार होते हैं। हाँ, होने होता है, सिंपल अच्छा। तो वो काम मैम को थोड़ा कम आता है, ठीक है, इसलिए मैम उसका नाम नहीं ले पा रही हैं। सो चलिए अब क्वेश्चन ऑफ द डे पे देखिए, ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम है वो। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डे। वेयर डू यू फाइंड आवर लर्न मेहंदी डिजाइन? देखना ही नहीं था, मैंने जानबूझकर ढका भी था अपनी बॉडी से। तो ये एक ऐसा काम है जो लड़कियां बिल्कुल ही करती हैं, चाहे कोई सा भी इवेंट करती कि नहीं। देखिए मम्मी करती थे, तो करती हो भी, आप करोगे भी फिर से। तो ये एक ऐसा है जो इंसान, लड़कियां हमेशा करती हैं। आजकल गूगल सर्च में बड़ा ट्रेंडिंग पे है और ट्विटर पे भी बड़ा ट्रेंडिंग पे है, लड़कियां बहुत ज़्यादा सर्च करें यूट्यूब पे, गूगल सर्च पे मेहंदी डिज़ाइन। सो आपके लिए क्वेश्चन है, वेयर डू यू फाइंड और लर्न, कहाँ पे आप खोजती हैं, पाती हैं या फिर सीखती हैं मेहंदी डिज़ाइन? लड़कियाँ कहाँ पे पाती हैं या फिर सीखती हैं मेहंदी डिज़ाइन, और कहाँ पे अच्छा डिज़ाइन पा सकती हैं? आजकल गूगल का टाइम है, तो बताइए कौन सी जगह है जहाँ पे आपको बेस्ट डिज़ाइंस मिलते हैं, मेहंदी के आसान डिज़ाइंस मिलते हैं, और इवेंट वाइज, फेस्टिवल के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, उसके बाद रिलीजन के हिसाब से आपको मेहंदी डिज़ाइन मिल सकते हैं। बताइए कौन सी ऐसी जगह है। सो आपको बताना है, सिंपल सा आंसर देना है इस पर, वेयर डू यू फाइंड, या तो फाइंड वाला दे लेना, नहीं तो लर्न वाला दे देना, या फिर दोनों दे सकते हो तो दोनों दे देना। वेयर डू यू फाइंड और लर्न मेहंदी डिज़ाइन, कहाँ पे आपको मिलता है मेहंदी डिज़ाइन या सीख पाते हैं, बताइए। आप जवाब दीजिएगा, नहीं तो अगले लेसन में मैं बताने वाला हूँ कुछ फैंटास्टिक वेबसाइट्स के नेम, जहाँ पे आपको मज़ेदार, धमाकेदार और बड़े इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस मिलेंगे, जैसे आपने अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए होंगे, वैसे डिज़ाइंस बताऊँगा, ठीक है। नॉर्मली गर्ल्स क्या करती है, गूगल सर्च करती है, मुझे पता है, लेकिन मैं आई एम गोइंग टू टेल यू नेम ऑफ सम very fantastic websites where you can find some awesome and fantastic designs of mehndi. First of all, you will tell in today's live class on Zoom or in offline class, okay? So see you in the next round, people. Let's go in the next topic, people. Let's go. I'm going to pick up on the telephone and dial. Okay, तो आ गए आप लोग?
एक्चुअली आई वॉज रीडिंग समथिंग, कुछ पढ़ रहा था, चलिए रहने देते हैं, फिर मैं पढ़ूंगा। तो क्या आप पढ़ते हैं कुछ? डू यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग समथिंग? आपने घर में देखा होगा योर फादर, योर एल्डर ब्रदर, दादाजी लोग स्पेशली, और बड़े भैया या पापा जी लोग कुछ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ध्यान दिया कभी? हाँ, मैंने बोला पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है न्यूज़पेपर पढ़ने का, फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रेडिशन है नॉवेल्स पढ़ने का, कहानियों की किताब पढ़ने का। बच्चों को शौक़ होता है कॉमिक्स पढ़ने का। आपको शौक़ था बचपन में कॉमिक्स पढ़ने का? मुझे तो था, मैं तो शक्तिमान का कॉमिक्स लेके आता था और स्पाइडरमैन का कॉमिक्स में लेके आता था, चाचा चौधरी का भी लेके आता था। बड़ा मज़ा आता था पढ़ने में, और हमारे मोहल्ले में तो किराए पे भी मिलता था, तो हम लोग किराए पे लेके आते थे, 1 रुपये में, 1.5 रुपये में, 2 रुपये में, और फिर पढ़ के वापस कर देते थे। तो ये तो मेरी हैबिट्स थी। आप बताइए, डू यू रीड समथिंग, डिड यू रीड एनीथिंग इन योर लाइफ? कभी ज़िंदगी में कुछ पढ़ा है? जैसे कि आपके पेरेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ हमारी बहनें, कुछ हमारे माएँ जो हैं पढ़ती हैं, मैगज़ीन्स पढ़ती हैं, अच्छे मैगज़ीन्स भी आते हैं, ख़राब मैगज़ीन भी आते हैं। तो दोनों तरीके की अगर आप कुछ पढ़ते हो तो बताइए आपका कि आपने ज़िंदगी में क्या पढ़ा, किस चीज़ को पढ़ा, या मजबूरी वाला पढ़ा किताब, जो सब कोई पढ़ता है मजबूरन, पढ़ना ही पड़ता है कि नहीं मैडम? तो मैम भी पढ़ी मजबूरन बेचारी। तो मजबूरन आपने किताबें पढ़ी हैं सिर्फ, या किताबों को छोड़कर अपने सिलेबस बुक्स के अलावा भी कुछ पढ़ा है? प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस, बताइए क्या पढ़ा आपने ज़िंदगी में, और वो चीज़ पढ़ने की वजह क्या थी, और पढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ? प्लीज़ बताएं कि क्या फ़ायदा हुआ आपको उसको पढ़ने से। So I have here some questions for you to share experience of reading। पढ़ने का जो एक्सपीरियंस, रीडिंग मतलब पढ़ना, वो वाला पढ़ना नहीं कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये है वो वाला पढ़ना जो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का जो 4 पिलर है हमारी लैंग्वेज का, उसमें से एक रीडिंग जो पिलर है उसकी बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश को सीखने का, क्योंकि बिना रीडिंग के हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख ही नहीं सकते। अगर नहीं करेंगे तो एक पिलर कमज़ोर रह जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, डिड यू रीड एनीथिंग? व्हाट? आपने ज़िंदगी में कुछ भी पढ़ा है, या सिर्फ सिलेबस की किताबें का पढ़े हैं, स्कूल की किताबें पढ़ी हैं क्योंकि डंडे पढ़ने वाले होते थे? स्कूल में रीडिंग प्रोग्राम्स होता है, हाँ चलो तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, पढ़ो, ऐसा होता है। ट्यूशन में जाएंगे तो पढ़ाई होगा, कोचिंग में जाते हैं तो पढ़वाया जाता है। तो सिर्फ वही पढ़ा है, या उसके अलावा भी कोई कॉमिक्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन कुछ पढ़ा है आपने ज़िंदगी में? डू यू रीड एनीथिंग? व्हाट? क्या आप कुछ पढ़ते हो? हमारी जो दादी जी होती हैं या माएँ होती हैं वो पढ़ती हैं, रिसाइट करती हैं, कुरान हो गया, गीता हो गया, बाइबल हो गया, जो जिस धर्म को, रिलीजन को फॉलो करते हैं उसकी धार्मिक किताब को पढ़ते हैं। ठीक है, जवान लोग ना पढ़े लेकिन थोड़े से एजेड होने का पढ़ते ज़रूर हैं। ठीक है, तो उसके उनके अपने फ़ायदे हैं, अपने बेनिफिट्स हैं। तो आपसे सवाल ये है कि क्या आपने कुछ पढ़ा अपनी ज़िंदगी में, या अभी भी कुछ पढ़ते हो? तो वाई डू यू रीड दैट? आपने वो क्यों पढ़ा था? पढ़ने की वजह क्या थी? वाई डू यू रीड दैट? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग? तो इन सब को पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं? क्या है फ़ायदा? जो भी चीज़ आपने पढ़ा हो, सिलेबस का बुक पढ़ा हो, या फिर अपने क्लास का बुक्स, नोटबुक्स पढ़ा हो, या फिर मैगज़ीन पढ़ा हो, कोई आर्टिकल पढ़ा हो। आजकल ब्लॉग रीडिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट चला हुआ है, लोग ब्लॉग राइट करते हैं और रीड भी करते हैं, और दोनों के ही फ़ायदे हैं। इसीलिए हमने इंटरमीडिएट लेवल पे ब्लॉग राइटिंग, रीडिंग रखा है। ठीक है, जिसने ब्लॉग राइटिंग और रीडिंग सीख लिया उसने समझिए कि नॉवेल लिखना भी कुछ बच्चे सीख जाते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है इंटरमीडिएट लेवल पे, और उन्होंने अपनी किताब लिखी है इन इंग्लिश। और ऐसे लोगों ने लिखी है जिनकी इंग्लिश बिल्कुल 0 लेवल पे थी जब उन्होंने क्लास को ज्वाइन किया था बेसिक में। तो जानने के लिए, सीखने के लिए आपको टाइम देना होगा, वक्त देना होगा, एफर्ट भी डालना पड़ेगा। तो अगला सवाल है, अगले सवाल से पहले आपको इस 4 सवाल पे ग्रुप डिस्कशन करना है। तो अपने कम से कम 5 पॉइंट बना के आइएगा ग्रुप डिस्कशन करने के लिए। आपके पास कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, इस सवालों के जवाब होने चाहिए, ताकि आप ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले सकें लाइव क्लास के दौरान। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रीडिंग से जुड़ा हुआ है, अनसीन पैसेज।
कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज। डिड यू एवर फेस अनसीन और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी अनसीन पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन को फेस किया है? आप भले किसी भी लैंग्वेज का एग्ज़ाम दो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, संस्कृत, उसमें अनसीन पैसेज ज़रूर आता है, ठीक है। दुनिया का कोई सा भी कंपटीशन दो, अगर उसमें इंग्लिश से सवाल होने हैं तो आपको ये अनसीन पैसेज जरूर आएगा। अनसीन पैसेज का मतलब या कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है ऐसा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज या अनसीन पैसेज जो आपने पहले नहीं देखा हो, वो फर्स्ट टाइम आपको फेस करना है। और एक चीज़, ऐसा नहीं कि ये बहुत ही अजूबा चीज़ होता है, अजूबा सा कोई टॉपिक होता है। ये वैसे टॉपिक्स होते हैं इन पैसेजेस में जो कि बहुत करंट टॉपिक होते हैं, करंट कुछ हुआ होगा उस पे ही जनरली दिया जाता है एग्जाम्स में। आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लो, बैंक का, पीओ का उठा के देख लो, रेलवे का उठा करके देख लो, आप यूपीएससी का देख लो, बीपीएससी का देख लो, आप टीचर वाला जॉब देख लो। टीचर वाले में उतना नहीं होता है, लेकिन बाकी सारे एग्जाम्स में आपको अनसीन पैसेज को फेस करना पड़ेगा। 10th का एग्जाम ले लो, आप अपना 12th का एग्जाम ले लो, ग्रेजुएशन का एग्जाम ले लो, इन सब एग्जाम्स में तो 20-20 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और या फिर अनसीन पैसेज आता ही है। तो सोचो 100 में 20 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि 30 नंबर 33 नंबर पे पास भी है। तो सोचिए कि पासिंग मार्क्स का आधा से ज़्यादा मार्क्स आपको अनसीन पैसेज से आ सकता है आपके लैंग्वेज में। तो क्या आपने कभी देखा है, न जानते हुए नाम आपने फेस ज़रूर किया होगा अगर आपने 10th का और 12th का एग्ज़ाम दिया है, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया है और इंग्लिश आपका पेपर था, तो आपने ना जाने अनजाने में, ना जानते हुए नाम आपने फेस ज़रूर किया होगा, सवाल ही नहीं उठता। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको देना है। तो हमें इस लाइव क्लास में सीखेंगे कि आखिर रीडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। अब देखिए, रीडिंग के फ़ायदे हैं तभी तो अनसीन और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं। और जिनको रीड करने की आदत होगी, जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, वही लोग एग्जाम्स में अच्छे नंबर उठा सकते हैं बाय दिस अनसीन और कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। So you are going to come with the answer of these 5 questions to discuss in group discussion in the. So people, now let's start or let's learn our today's hot topic of today's lesson. आज लेसन का सबसे हॉट टॉपिक तो 2 ही है, उसमें से एक टॉपिक है ये इंट्रोड्यूसिंग रीड थ्योरी ऑर्ग। ये जो रीड थ्योरी का इंट्रोडक्शन आज होने वाला है, आपका जो मैं एक आईडी बनवाने वाला हूँ, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। व्हाट इज़ दिस? सो रीड थ्योरी एक स्टार्टअप है, एक इंट्रोडक्शन है। जैसे खान एकेडमी एक स्टार्टअप है बच्चों के फ़ायदे के लिए, और वहाँ पे ढेर सारे असाइनमेंट्स होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं पढ़ने सीखने के लिए। ठीक उसी तरीके से रीड थ्योरी है आपकी रीडिंग कैपेसिटी को, रीडिंग को इन्हांस करने के लिए, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए इस वेबसाइट पे readtheory.org, नाम ये है इसका, READ रीड THEORY theory.org, ये वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए अकाउंट है बनाने का फैसिलिटी है, टीचर के लिए अकाउंट बनाने का फैसिलिटी है, पेरेंट्स भी अगर चाहें तो बना सकते हैं। अब तीनों के बनाने से क्या फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं अब। तो बेनिफिट ये होता है कि आपने जो साइनअप करना है वो एक क्लास कोड के साथ करना है। मैं आपको क्लास कोड दूंगा, एक लिंक दूंगा, उस लिंक को एंटर करते हुए आपको ये रीड थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है। थोड़ी देर में मैं ये भी बताऊँगा कि साइनअप कैसे करते हैं। जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपने आईडी बनाई है, ठीक वैसे ही उससे भी आसान तरीके से इस पे आईडी बन जाती है। और इसका फ़ायदा ये है कि आपको जो भी चीज़ें आप वहाँ पर सीखोगे, जो भी एक्टिविटीज़ करोगे, उस पर मेरी नज़र रहेगी। मैं देखूँगा कौन सा बच्चा कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, कौन सा बच्चा कितना ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, पूरा उनका एक ग्राफ बनकर आएगा। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये भी आएगा। दूसरी चीज़, मुझे अगर लगेगा कि हाँ ये चीज़ें सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है, तो अगर मुझे लगा कि ये टॉपिक अब आपको सीखना चाहिए, तो मैं वहाँ पे आपको वो टॉपिक्स असाइन भी कर सकता हूँ और आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है फ़ायदा ही होगा। नुकसान के लिए तो कुछ कराता नहीं हूँ मैं, पता ही आपको। तो क्यों, वाई
देखो रीडिंग मैंने पहले ही कहा है लैंग्वेज का एक अहम हिस्सा है, अहम पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बिना इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते, रीडिंग के बिना कोई भी नहीं बताएगा आपको रीडिंग करने के लिए। लेकिन बहुत अच्छे टीचर्स जो हैं, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अच्छा सिलेबस है, CEFR कहता है रीडिंग शुड बी देयर, रीडिंग के बिना लर्निंग अधूरी है। इसलिए रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। तो चलिए देखते हैं रीड थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या। मैं आपको लैपटॉप में दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, 2 मिनट में बस। मैम प्लीज़ आ जाइए, थोड़ा सा लैपटॉप पकड़ लीजिए आप, 1 सेकेंड बस। तो बच्चों चलिए देखते हैं रीड थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन पे आईडी कैसे बनाते हैं। तो पहले वर्कबुक के हिसाब से देख लेते हैं। तो वर्कबुक में यहाँ पे दिया गया है लेसन में, एक्चुअली ये न्यू लेसन ऐड किया गया है नई वाली बुक में, और लेसन नंबर 19। तो मैंने स्पेशल लेसन करके इसको डाल दिया है, क्योंकि इसको डिटेल में बताऊँगा आपको लाइव क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। तो प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग रीड थ्योरी, कैसे ज्वाइन करेंगे, readtheory.org लिखना है गूगल में, ठीक है। तो ऐसा एक पेज अपीयर होगा, ऐसा एक पेज अपीयर होगा। अब चलिए दिखाते हैं आपको गूगल में करके। यहाँ पे मैंने लिखा रीड, देखिए मैंने टाइप किया रीड थ्योरी ORG, तो आ गया यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे जाते हैं, फ्री रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके आ गया ये पेज। ऐसा ही एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको इसको नीचे लाना है, और नीचे ला के आपको साइन अप पे क्लिक करना है। ये जो साइन अप है ना, इस पर क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपको वेलकम टू रीड थ्योरी। आप क्या कर रहेंगे, आप टीचर हैं, आप पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, या आप स्टूडेंट हैं। तो आप लोग को जो साइन अप करना है वह स्टूडेंट पे क्लिक करना है, इस वाले पे क्लिक करना है, और क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप या तो इस पर क्लिक करके डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं, पर बेटर होगा यहाँ पे करें। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक यूज़र नेम, अपना नाम बिना स्पेस का लिखना है, बिना स्पेस दिए हुए नाम को लिखना है। अगर आपका नाम नहीं लेगा तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे नाम के साथ कोई लेटर, कोई नंबर ऐड कर देंगे, तो उसके बाद आपका नाम ले लेगा। यहाँ पे यूज़र नेम जो होता है यूनिक बनाना है, मतलब कि जैसा पहले कभी किसी ने ना लिया हो। तो अपना नाम लिखना है। अगर नाम ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कि मैंने जैसे कि यहाँ पे नाम दिया अपना, बिना स्पेस का देना, देखिए बिना स्पेस का दे रहा हूँ ना। अब देखिए यहाँ पे इजाज़ अहमद लिखा, तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी क्या लिख दिया, यूज़र नेम इजाज़ अहमद इज़ टेकन, कह रहा है किसी ने ले रखा है। तो हम क्या करेंगे, आप अपने नाम के साथ स्टैमफोर्डिस जोड़ देंगे, STANFORDIS, स्टैमफोर्डिस लिख देंगे तो ये मिल जाएगा, देख रहे हैं। अब स्टैमफोर्डिस जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा। तो आपका जो भी नाम है आप अपने नाम के साथ स्टैमफोर्डिस जोड़ देंगे और बनाएंगे। पासवर्ड चुन लीजिएगा, कोई सा भी आसान सा पासवर्ड बनाइएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अपनी उम्र लिखनी है कि आपकी उम्र कितनी साल के हो, आप एज लिखना है। उसके बाद क्लास कोड, ये क्लास कोड आपको मुझसे लेना है, मैं आपको क्लास कोड दूंगा। अभी रिसेंट में मैंने फरवरी मार्च वालों का बनाया है, जनवरी वालों का बनाया है, बहुत से बैचेस का बनाया है। तो आप जिस बैच के हैं अपना क्लास कोड मुझसे लेने के बाद ही यहाँ पर साइनअप करने आइएगा। फिर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा साइनअप पे, तो साइनअप हो जाएगा। अब देखिए साइनअप करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये देखिए ये सही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ तक आपको किताब में यही समझाया गया है। अब पर्सनल डिटेल डाल दिया आपने, नेक्स्ट करेंगे। पर्सनल डिटेल मांगेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, ईमेल का आईडी क्या है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो ईमेल आईडी ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। इसको और बड़ा कर देता हूँ, नज़र आएगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, फिर एज का ऑप्शन है, दोबारा से मांगेगा तो दे देना है, ठीक है। अब ये चीज़ आप डाल देंगे। उसके बाद चलेंगे लेट्स लर्न बिगिन, तो ये पेज आएगा। जब आप साइनअप कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, तो ये पेज आएगा लेट्स लर्न बिगिन। चलिए आप सीखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आई एम रेडी पे, ये आई एम रेडी पे क्लिक करना है आपको कि हाँ मैं तैयार हूँ, ठीक है। उसके बाद आई एम रेडी पे क्लिक करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आएंगे। तो सबसे पहले ये इस टाइप के कुछ ऑप्शंस को आप गो थ्रू कीजिएगा। तो यहाँ पर डिजिल करके एक टाइटल दिया गया है, और यहाँ पे एक पैसेज है, देखिए इसको पढ़ना है और फिर यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो अगर आपका सवाल सही सवाल का जवाब है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आने वाले हैं इस एक पैसेज पे 8 सवाल आने वाले हैं। इसी तरीके से और भी पैसेजेज हैं। तो देखिए जब सवाल का जवाब आप दे देंगे, ओके गॉट इट, लेट्स कंप्लीट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने जवाब लिख करके ओके ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मतलब कि ऑप्शनल है, आपको लिखना नहीं है, बस ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
फिर ओके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से अगला आर्टिकल आएगा, अगला पैसेज अनसीन पैसेज आएगा, उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद यहाँ पे जवाब देना है। इससे आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी। जितना मतलब कि अगर आपके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी रीडिंग स्किल उतनी अच्छी है। और इतना ऐसा घबराइएगा नहीं कि अगर सारा सवाल जो गलत हो रहा है या आपका सारा जवाब गलत हो रहा है या आधा गलत हो रहा है तो ये मत सोचिए कि हाँ मेरे को नहीं आ रहा, मेरे से होगा ही नहीं। होगा, क्यों नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। आज एक पैसेज करेंगे, डेली एक पैसेज इस वेबसाइट पर आके आप ट्राई करेंगे। डेली एक पैसेज एकदम रूटीन बना लीजिए कि आके एक पैसेज रीड करना है और सवालों के जवाब देना है। और 7 से 8 सवाल आपको आएंगे छोटे छोटे पैसेजेस पे, तो आएंगे, रीड करेंगे, क्वेश्चन का जवाब देंगे, तो इससे आपकी ही रीडिंग स्किल बढ़ेगी। रीडिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है स्पीकिंग बढ़ेगी। तो इस तरीके से देख रहे हैं डिफरेंट पैसेजेस आ रहे हैं। और उसके बाद आपका इस तरीके से ग्राफ भी दिखाएगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, आप कितना अच्छा से कंप्लीट कर रहे हो टास्क को। और आपके लिए यहाँ पर फीडबैक भी आएगा, तो इस फीडबैक को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और इसी तरीके से आगे और भी चीज़ें हैं, और भी पैसेजेस हैं जो आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, तो ये इतना ही रीड थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी। लेकिन मेरा काम था बताना, अच्छी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना। आई होप यू विल ट्राई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। सो पीपल, नाउ वी हैव दिस पार्ट ऑफ ए स्टोरी। तो ये पार्ट पहले आता था स्पेशल लेसन करके, स्पेशल लेसन लिखा होता था और स्पेशल लेसन के नाम से ये आता था स्टोरी। और फिर अब जो आ रहा है ये स्टोरी नई किताबों में, नई लेसन्स, नई सिलेबस में, तो अब ये नाम से आ रहा है असेसिंग फॉर लर्निंग। एक लेसन है उसमें अब ये स्टोरी बस आता है, बाकी चीज़ें फैसिलिटेटर्स डील करते हैं। तो मैं भी वो सारी चीज़ें डील करूँगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए एक बार रीडिंग डाल लेता है। रीडिंग डालने के बाद मैं बड़े अच्छे ढंग से हिंदी में आपको समझा दूंगा कहानी क्या होता है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग मारते हैं इसका। अ मैन वेंट टू स्टोर, और आप किताब को डाउनलोड कर लें stamfordist.in पे जाके, तो आपको ये स्टोरी, ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पे। अ मैन वेंट टू a store, picked up a telephone and dialed a number. The store owner observed and listened to the conversation. मेरे साथ दोहराएं, प्रैक्टिस करें रीडिंग की, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। दोहराएं, रिपीट करें। मैन, लेडी, कैन यू गिव me the job of cutting your lawn? Woman, at the other end of the phone line, I already have someone to cut my lawn. Man, lady, I will cut your lawn for half the price of the person who cuts your lawn now. Woman, I am very satisfied with the person who is presently cutting my lawn. Man, with more perseverance, lady, I'll even paint the fence of your lawn, and on Sunday buy vegetables from the local market. This way your Sunday will be much relaxed and your lawn will be beautiful too. Woman, no thank you, and she disconnected the call. Well, with a smile on his face, the man replaced the receiver. The store owner, who was listening to all this, walked over to the man. Store owner, I like your attitude. I like that positive spirit and would like to offer you a job. Man, no thanks. Store owner, but you were really pleading for one. Why, no sir, I was just checking my performance at the job I already have. I am the one who is working for the lady I was talking to. This is what we call self-assessment. So this is called self-assessment. तो चलिए जानते हैं आखिर ये कहानी है क्या। So हुआ कुछ यूँ कि एक बंदा जो कि एक ग्रास कटर था, इस ग्रास कटर की कहानी हम कर रहे हैं। तो वो एक लेडी के यहाँ काम करता था और वहाँ पे वो घास काटने, लॉन मतलब होता है बड़ा सा एरिया आसपास का, घर के आसपास का, और उसमें घास काटने का काम करता था। तो वो गया और एक पीसीओ पे, एसटीडी बूथ पे, अब तो नहीं होता है, पहले ज़माने में एसटीडी बूथ्स होते थे, अभी भी रेलवे स्टेशंस के आसपास होते हैं कुछ। तो एसटीडी बूथ में गया और बंदे ने कॉल किया एक लेडी को
और कॉल करने के बाद बंदे ने एक बात क्या कहा कि मैम आपके यहाँ लॉन में कटिंग का काम होता है, लॉन में कटिंग का काम होता है, वो काम आप मुझे देंगी, मैं अब जॉब फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो लेडी कहती नहीं मेरे पास ऑलरेडी एक लॉन कटर है। तो बंदा कहता है कि ठीक है मैम वो जितने भी काटता है ना मैं उसके आधे दाम में काट दूंगा। तो लेडी कहती है नहीं मेरे को नहीं चाहिए, वो काफ़ी अच्छा काम करता है, मैं बहुत खुश हूँ उससे। तो बंदा कहता है मैम आप ना आपका मैं लॉन कटिंग के साथ साथ संडे का संडे आपके लिए बाजार से सब्जियां भी ला दूंगा। और फेंस मतलब होता है जो लकड़ी के आपने देखे होंगे जो टट्टी बनाए होते हैं, जो मतलब घेराव होता है किसी भी बाउंड्री वाल जो करते हैं बांस के उसके डंटों का जो बनाते हैं ना फेंस उसको कहते हैं। तो उसकी पेंटिंग भी कर दूंगा मैं। इससे आपका संडे में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा रिलैक्स करने के लिए और आपका जो लॉन है और ब्यूटीफुल दिखने लगेगा क्योंकि उसके फेंस को मैं पेंट कर दूंगा। तो लेडी कहते हैं नहीं धन्यवाद, कॉल रखो। कॉल रख के चली गई, कॉल रख दिया चली गई, बंद मतलब कॉल ख़त्म। तो जो स्त्री बूथ बेचारा कॉल कर रहा था वहाँ का ओनर देखा बाप रे बड़ा बेचारा आदमी है, कितना ऑनेस्ट है, कितना मतलब अच्छा आदमी, इतना सारा ऑफ़र दिया और इसको सामने से लगता है जॉब नहीं मिला फिर भी खुश है। तो वो बंदा कहता है देख सुनो बेटा आपकी बातें मैं सुन रहा था और आपका जो ये अपने जॉब के आपको जो जॉब के लिए आप कितने ज़्यादा उत्सुक हो जाए और जॉब पाने के लिए आप इतना फाइट कर रहे हो, कैसे प्लीड मतलब होता है भीख मांगना, मतलब कि गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट से भी ज़्यादा करना। तो आप लोग कर रहे थे तो मेरे पास एक जॉब है आपके लिए, आप मेरा जॉब कर लो। आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि आप ही अच्छे इंसान हो जो जॉब को अच्छे से और दिल से करोगे। तो बंदा कहता है देखो सर ऐसा है वो जो लॉन कटिंग करता है उन लेडी के यहाँ वो मैं ही हूँ। मैं एक अननोन बन के चेक कर रहा था कि क्या मेरे काम से मेरी मालकिन खुश है, क्योंकि अगर खुश नहीं होती तो मुझे जॉब ऑफर कर देती। इट्स मीन कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा था, पर मेरी काम से वो इतनी सेटिस्फाइड और खुश हैं कि उन्होंने मुझे काम नहीं दिया, एक स्ट्रेंजर को काम नहीं दिया जो ज़्यादा काम करने का और कम पैसे में काम करने को तैयार था। तो बंदा कहता वाह क्या बात है, मतलब कि ऐसे भी लोग हैं जो सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि हाँ अगर मैं कहीं कोई जॉब कर रहा हूँ, कहीं कोई काम कर रहा हूँ तो उसका असेसमेंट करते हैं। ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं, वाह फैंटास्टिक। तो आपने देखा इसी को कहा जाता है सेल्फ असेसमेंट। जब हम खुद का लेवल जानने के लिए कोई टेस्ट लेते हैं, कोई प्रैक्टिस सेट करते हैं, कोई क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर कोई प्रैक्टिस सेट मारते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग करके उस वीडियो को दोबारा सुनते हैं। सेल्फ असेसमेंट का ये भी एक तरीका है कि रोज़ आप एक वीडियो रिकॉर्ड करो इंग्लिश स्पीकिंग की, 2-4-5 मिनट बोलो और उसको सुनो कि आप कहाँ पे क्या अच्छा बोल रहे हो क्या गलत बोल रहे हो। तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। पहला, व्हाई शुड वी सेल्फ असेस, हमें खुद का जो असेसमेंट है, खुद का जो टेस्ट है वो क्यों लेना चाहिए, व्हाई। मुझे पूछोगे तो मैं ये बोलूँगा टू फाइंड आउट आवर करंट लेवल, to find out our pros and cons, positive and negative points, to find our area of improvement, कहाँ पे हम improve कर सकते हैं, to find out our strength and weakness, अपनी ताकत और कमज़ोरी जानने के लिए सेल्फ असेसमेंट करना ज़रूरी है। ये मेरी सोच है, आप अपनी बताना। Why should we be honest during self assessment? सेल्फ असेसमेंट के दौरान हमें ऑनेस्ट ईमानदार का होना चाहिए। देखिए आप मुझसे भी झूठ बोल लोगे, अपने टीचर से झूठ बोल लोगे, पेरेंट्स से झूठ बोल लोगे, पर खुद से झूठ बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो। तो ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से असेसमेंट दोगे तभी आपको सही फीडबैक मिल पाएगा। मान लो कि आपने टेस्ट दिया, स्पीकिंग के दौरान कुछ देख लिया, कुछ चालाकी दिखा दी, मैंने नहीं पकड़ा, लेकिन आप तो जानते हो ना कि आपने कुछ ट्रिक मारा है, कुछ चोरी करा है, ठीक है, और मैंने अगर नहीं पकड़ा तो मैं आपको वो चीज़ें इंप्रूव करने के लिए कैसे बता सकता हूँ। मुझे तो लगा आपने सब कुछ अच्छा बोला है, आपको सब कुछ आता है, तो वो फीडबैक आपको नहीं मिल पाएगा। और फीडबैक नहीं मिलेगा तो आप एक्शन प्लान नहीं बना पाओगे, अपने उस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए आगे प्लानिंग नहीं कर पाओगे और उसको आगे इम्प्रूव नहीं करोगे, नहीं कर सकते अगर फीडबैक ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट के बाद ही फीडबैक मिलता है और फीडबैक के बाद हम एक्शन प्लान बनाते हैं और उस पर काम करते हैं ताकि हमारा इम्प्रूवमेंट हो सके, और इम्प्रूव लोग करते भी हैं। What happens when we lie in an effort time? एफर्ट टाइम पे हम जब खुद से झूठ बोलते हैं तो क्या होता है,
मान लें कि आपको कहा गया है कि पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, अभी ये लर्निंग वीडियो है, आप अगर पूरा ना देखो, अधूरा देखो, भगा के देखो, बहुत से टॉपिक्स स्किप हो जाएंगे। तो ये एफर्ट डालने का टाइम है, ये आपकी मेहनत करने का टाइम है, आपका सच्चे तरीके से प्रैक्टिस करने का टाइम है। और इस टाइम पर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या होगा? सोचिए क्या होगा? आपकी ही लर्निंग का लॉस होगा, आपका ही लॉस है कि आप कुछ पॉइंट्स भूल जाओगे, कुछ पॉइंट्स आप नहीं सीखोगे, और कुछ सीखोगे भी तो अच्छे से नहीं सीखोगे। तो एक बात बताइए, जो एक बच्चा पूरी वीडियो को कंटिन्यूसली आराम से देखता है, ध्यान से देखता है, उसकी लर्निंग में जो हमारी टीचिंग वीडियो है, ये टीचिंग वीडियो एक क्लास है आपके लिए, ठीक है, इसीलिए इसकी वीडियो और साउंड क्वालिटी पे मैंने इतना काम किया है। और एक बच्चा जो भगा के देख रहा है, कुछ पार्ट देख रहा है या अधूरा देख रहा है, उसके सीखने में, उसके नॉलेज में कौन ज़्यादा सीखेगा? जो पूरा देख रहा है, ध्यान से देख रहा है, या जो अधूरा देख रहा है, भगा के देख रहा है? कौन ज़्यादा सीखेगा? खुद सोचिए। और क्या ये सीखना ज़रूरी नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग में आपके लिए? क्या ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? सोचिए, ध्यान दीजिए इस बात पे। तो ये क्वेश्चंस कुछ आपके लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब में भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। किताब में 3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डू यू फील कंफर्टेबल व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ टीचर्स, स्ट्रेंजर्स, व्हाट मेक्स यू से दैट? क्या आप लोग इतना, जो हम लोग लास्ट पे आ गए हैं, लास्ट पॉइंट चल रहा है हमारी लर्निंग का, 3rd मंथ का आखिरी फेज चल रहा है, तो क्या अब आपको ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं? आपको महसूस होता है कि आपको मतलब बोलने में ज़्यादा झिझक नहीं होती अपने शिक्षक टीचरों से, या फिर अपना किसी अजनबी से इंग्लिश में बात करते समय आपको ज़्यादा झिझक नहीं होती है, आप थोड़ा सा आरामदायक फील करते हो? ऐसा होता है क्या? तो आप अगर हाँ कहते हो तो बताओ क्यों, और ना कहते हो तो क्यों? What is that one thing I'm getting better at while learning English? एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपको लगता है कि आपने इंग्लिश लर्निंग के क्षेत्र में, फील्ड में बहुत अच्छा किया है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है? What do you need to improve? ऐसी कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि नहीं, ये अभी भी इस पर काम करने की ज़रूरत है, अभी भी मुझे इस पर काम करना है? तो बताइए, इसका जवाब दीजिए। Or so people, here we have a very fantastic video of a guide from FEA who is going to tell you about the importance of assessment, कि assessment क्यों ज़रूरी है और assessment से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है। इस assessment जो होता है, जो एक तरह के assessment बोले तो टेस्ट, assessment बोलते तो एग्ज़ाम, इसका क्या फ़ायदा है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो उनके लफ्ज़ों में सुने। नेटिव स्पीकर नहीं है वो, हम लोग जैसे ही कॉमन स्पीकर्स हैं, तो उनकी बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि लास्ट फेज़ में है तो ज़्यादा समराइज उनको करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ वो बता रहे हैं लास्ट फेज़ में, एक्शन प्लान, जो असेसमेंट का जो आपको फीडबैक मिलता है, जो असेसमेंट होता है टेस्ट के बाद, मैं भी आपको हर बार फीडबैक देता हूँ, आजकल संडे का संडे फीडबैक दे रहा हूँ लाइव सेशन में आकर के। तो फीडबैक के आधार पे एक्शन प्लान बनाना कितना ज़रूरी है, और फिर एक्शन प्लान को फॉलो करना कितना ज़रूरी है, और इसको फॉलो करके कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और फैंटास्टिक इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक और वीडियो के बारे में जो आज की क्लास में है। सो वी हैव अ वेरी फैंटास्टिक वीडियो अगेन। तो आज के लेसन में मैं आपको 2 वीडियो भेजने वाला हूँ। छोटे छोटे वीडियो हैं, 2 3 मिनट के वीडियो है, ज़्यादा वीडियो नहीं है, 2 3 5 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होगा। देखना ज़रूर आप, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको नई लर्निंग्स देखने को मिलेगी। तो ये जो स्टोरी है, स्टोरी ऑफ मोजो लेसन नंबर 2 है, बड़ा ही फैंटास्टिक है। इसमें आप देखेंगे कि मोजो भाई साहब जो हैं, इन्होंने एक एग्जीबिशन देखा, उसमें देखा कि रोबोट बनाने का कंपटीशन चल रहा है, तो सोचता है यस मैं भी बनाऊंगा रोबोट, मैं भी बनाऊंगा रोबोट। तो वो जाते हैं भाई साहब मोजो और रोबोट बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उनको थोड़ी देर के बाद समझ में आता, भैया रोबोट बनाना इतना आसान काम नहीं है, मैं तो बार बार फेल हो जा रहा हूँ, लगता है ये मेरे बस की बात नहीं है। जनरली हम लोग भी यही सोचते हैं, कुछ काम में अगर फेल होने लगते हैं तो सोचते हैं ना भैया ये हमारे बस का काम नहीं है, लगता है कि हम इसके लिए बने ही नहीं हैं, ठीक है। और वो उठा के उस जो कचरा रोबोट बनता है उससे फेंक देता है कचरा के डब्बा में। तभी केटी आती है, केटी ढिंका चिक्का करते हुए आती है, कहती है बेटा मोजो वाई थ्रोइंग इन द डस्टबिन, डस्टबिन में क्या फेंका है? तो बोलता है लगता है मेरे काम की चीज़ नहीं है, मेरे लिए नहीं बना है रोबोट बनाना। तो कहा अरे बुड़बक तुम सीख रहे हो, तुम बना सकते हो, देखो तुम कैसे बना सकते हो। चलो तुमको पहले बताते हैं दिमाग के बारे में, ब्रेन के बारे में एक फैक्ट, एक सच्चाई। तो क्या बताती है वहाँ पे? बताती है कि देखो बेटा, जब तुम फेल हो रहे थे ना और कुछ ढंग से ट्राई नहीं हो पा रहा था, जब तुम सीख रहे थे, अटैम्प्ट ले रहे थे, तो उस समय तुम्हारा दिमाग सो रहा था।
आराम से बैठ के खा रहा था गप 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 गप। तो अब जो क्या होगा, जब 3 4 5 बार आप ट्राई कर लिए, जब 10वीं बार ट्राई करने जाओगे तो दिमाग कहेगा साला ये सुधरेगा नहीं, ये लगता है बनाइए क्या मानेगा, तब दिमाग उठेगा चलो अब हमको लगता है बना के ही इस आराम करना पड़ेगा, वरना ना यह सोएगा ना हमको सोने देगा। तो दिमाग उठा, एक्सरसाइज करना शुरू, धड़ाम धड़ूम धड़ाम धड़ूम। तो अब रोबोट बन गया उससे। क्यों? क्योंकि पहले जब स्टार्ट करते हैं हम किसी चीज़ को सीखना, उस इनिशियल फेज़ में हम लोग हारते हैं, नहीं से बना पाते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग सो रहा होता है, नहीं तो बैठ के खा रहा होता है, ठीक है, या तो आलसीपन दिखला रहा होता है, क्योंकि दिमाग बहुत लेजी चीज़ है, बहुत लेजी आइटम में से है। लेकिन जब किसी चीज़ को हम 10 दफ़ा 12 दफ़ा 13 दफ़ा कोशिश करते हैं, तब दिमाग कहता है, जब भी हम कोशिश करते हैं तो उसको एक पोक जाता है, टुक उठ रहे, टुक उठ रहे। अब देखिए आपको कोई उठाने आएगा सुबह में, भोर में, आधी रात को भी उठाने आएगा, क्या बार इग्नोर मारिएगा? 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 10 बार मारिएगा, 11वां बार में तो उठवे कीजिएगा। उठिएगा कि नहीं उठिएगा, क्या फ़र्क, उठना ही पड़ता है 10वीं बार में कि हाँ भैया उठो, काम तो करना ही पड़ेगा आप तो बस वही उस समय वो उठता है और एक्सरसाइज शुरू और काम करके दिखलाता है। तो क्या समझ में आया इससे कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। ब्रेन हमेशा आपको पहले हार मानने का लेवल देखता है कि पहले ही 3 4 बार में 5 बार में हार मान के निकल ले, हम सोए रह जाएं। लेकिन जब देखता है कि बउआ हार मानने वाला ना है, हमने उठ के काम करे के पड़ी, तो काम करता है और फैंटास्टिक काम करता है। ओके, तो समझ में आया आपको ये फैक्ट? So this is our feedback on people. So you are going to tell here answer of one question. That question is how today's lesson is going to help you in coming days or in future or in your professional life or in your personal life। तो ये मोटा मोटी क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, हाउ टुडेज लेसन इज गोइंग टू हेल्प यू। आज का लेसन आपके लिए कैसे गोइंग टू हेल्प यू की जगह कर लेते हैं इज बेनिफिशियल फॉर यू कर देते हैं, छोड़िए थोड़ा अलग रहेगा, बेनिफिशियल फॉर यू। हाउ टुडेज लेसन इज बेनिफिशियल फॉर यू। या फिर सवाल को थोड़ा सा और अच्छा और आसान कर देते हैं आपके लिए। देखिए कितना आसान बना देता हूँ आपके लिए। इज टुडेज लेसन बेनिफिशियल फॉर यू। क्या आज का सवाल जो लेसन है आपके लिए फ़ायदेमंद है? अगर आपका सवाल हाँ है तो हाउ, और ना है तब भी कैसे। कैसे आप कह सकते हैं कि आज का लेसन आपके लिए फ़ायदेमंद है? प्लीज़ आंसर। हाउ इज़ टुडेज लेसन बेनिफिशियल फॉर यू। इज़ टुडेज लेसन बेनिफिशियल फॉर यू। क्या आज का सवाल, आज का जो लेसन है आपके लिए फ़ायदेमंद है? आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ थी, सीखा हमने और सीखा कुछ मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक किए में नहीं जाइएगा, और सवालों के जवाब दिया कीजिए बीच बीच में। ओके, और चलिए देखते हैं कि अगला लेसन क्या है, अगले लेसन में क्या होने वाला है। फैंटास्टिक, तो चलते हैं अगले लेसन। सो पीपल, नाउ we are going to know that what is the fantastic thing we are going to learn in the next class। तो चलिए देखते हैं कि अगले क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कौन सी ऐसी फैंटास्टिक सी चीज़ है जो कल सीखने वाले हैं, नेक्स्ट लेसन में सीखने वाले हैं। तो बच्चों इस लेसन के साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है क्योंकि बार बार इस लेसन का नाम बदला गया है। सबसे पहले इसका नाम हुआ करता था प्री इवैल्यूएशन। प्री इवैल्यूएशन के नाम से था, मतलब कि एग्ज़ाम से पहले वाला एग्ज़ाम, जैसे प्री बोर्ड होता है, ठीक है, उसी तरीके से ये है आपका प्री बोर्ड, मतलब सर्टिफिकेशन का मेन एग्ज़ाम से पहले एक छोटा सा टेस्ट। तो ये प्री इवैल्यूएशन के नाम से पहले था। इसके बाद इसका नाम रखा गया असेसिंग फॉर लर्निंग। इसका नाम क्या रखा गया? असेसिंग फॉर लर्निंग। अब भी किताब में आपके है नए में, लेकिन अब एक ठो कहानी डाल के छोड़ दिया गया है। लेकिन अब जो नए सिलेबस में जो नाम हो गया है, अब वो 2 लेसन में बट गया है। लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 2 दिन में बांटा गया है, पर हम इसको एक ही दिन में करेंगे क्योंकि एक दिन में किया जा सकता है, ठीक है। तो फालतू में टाइम और दिन नहीं काटना है, दिन बर्बाद नहीं करना है, तो हम लोग इसको एक ही दिन में करेंगे। और अब इसका नाम हो गया है 2 भाग में करके, एक हो गया ऑनलाइन असेसिंग, दूसरा है ऑफलाइन असेसिंग। तो 2 नाम करके 2 लेसन बना दिया गया है अब नए सिलेबस में, नए बुक में। पर हम इसको एक ही दिन करेंगे, कल करेंगे, और कल हमारा है
ऑनलाइन असेसिंग, ऑफलाइन असेसिंग। क्लियर है? क्लियर है? ऑनलाइन असेसिंग, ऑफलाइन असेसिंग, इसमें बड़ी फैंटास्टिक सी बातें होने वाली, तो समझ में आए ना। सबसे पहले इसका नाम था प्री वैल्यूएशन, फिर असेसिंग फॉर लर्निंग नाम रखा गया, और अब इसको 2 हिस्से में बांट दिया गया है, 2 लेसन बना दिया गया है, ऑनलाइन असेसिंग एंड ऑफलाइन असेसिंग। तो हम लोग इसी लेसन को करने वाले हैं कंबाइन करके एक लेसन बना के। जैसे आज हमने 2 लेसन को कंबाइन करके एक लेसन बनाया था, इंट्रोड्यूसिंग रीड थ्योरी और असेसिंग फॉर लर्निंग, इसको एक करके हमने आज किया है। ठीक इसी तरीके से कल भी 2 लेसन को कंबाइन करके एक लेसन बना के आपको सिखाऊंगा, बिना टाइम और दिन को काटे हुए, बर्बाद किए हुए, क्योंकि जल्दी जल्दी सीखना है, ढेर सारा सीखना है, फैंटास्टिक वे में सीखना है। क्योंकि अब कोई भी बोलेगा इंग्लिश में अंग्रेजी बोलना हुआ बिल्कुल आसान, बिकॉज वी आर लर्निंग विद स्टैम्फर्ड इज बोले तो